थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर दर्शन की प्रमुख शाखाएं पर करती है, मेन ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी। दर्शन शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाएं कहलाती है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा को देखें तो तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो पहली शाखा है, और यह तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स कहलाता है। यह ग्रीक शब्द से निकला है। मेटा का अर्थ होता है के परे अर्थात, और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक। मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक से परे, भौतिक से बाहर। और मेटाफिजिक्स का और बृहत अर्थ अगर हम देखें तो भौतिक, वह जो कि भौतिक संसार से आगे है, वह तत्व मीमांसा है। और तत्व मीमांसा आपकी यथार्थ की प्रकृति की समस्या का समाधान तलाशता है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजता है जो अपनी प्रकृति को तलाशने की उम्मीद करता है। जैसे कि आपकी अपना अस्तित्व किस रूप में है, इसकी प्रकृति क्या है। वहीं अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो यह अस्तित्व जो हमें भौतिक रूप में दिखती है, इसका अवलोकन हम लोग इसमें करते हैं भौतिक विज्ञान में। लेकिन तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स में जो इस भौतिक दुनिया से बाहर की चीज है, उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और तत्व मीमांसा के भी अध्ययन की प्रमुख बातें देखें तो इसमें आत्मा संबंधी बात का अध्ययन किया जाता है मेटाफिजिक्स में, तत्व मीमांसा में। जैसे आत्मा क्या है, आत्मा अथवा शरीर दोनों में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है या एक दूसरे से स्वतंत्र है अथवा एक दूसरे पर आश्रित है। इन सभी बातों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है तत्व मीमांसा में। ईश्वर की वास्तविकता को, ईश्वर की सच्चाई को तलाशता है कि जो इस जगत में दिखाई देता है वही सत्य है या इससे अलग भी सत्य है। ऐसा क्या है जो कभी नष्ट नहीं हो जाता है। और एक जिज्ञासु प्राणी के रूप में मानव सदा इस बात को तलाशते रहता है कि ऐसा क्या है जो कि ये संसार में नश्वर है। और इसकी खोज के लिए लोग धार्मिक तत्व का सहारा लेते हैं। कई बार इसमें धर्म में लोग ज्ञान के रूप में देखते हैं, वैराग्य के रूप में देखते हैं, रस्म रिवाज के रूप में देखते हैं, रीति रिवाज के रूप के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा आदि के रूप में इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। और तत्ववादी यह समझते हैं कि कोई भी चीज है तो उसे किसी न किसी ने जरूर बनाया होगा, कहीं न कहीं उसका कोई रचनाकार अवश्य होगा। किताब है, कॉपी है, कलम है, ये मकान है, कुछ भी है तो इसके रचनाकार कोई न कोई है। तो उसी तरह इस संसार के भी रचनाकार कोई न कोई है, कोई न कोई ऐसी परम शक्ति अवश्य है जिसने संसार को बनाया, जिसके द्वारा यह संसार चल रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति आखिर किसी न किसी वजह से तो जरूर हुई है और ब्रह्मांड तक की खोज करती है यह तत्व मीमांसा में मेटाफिजिक्स में कि ब्रह्मांड की रचना आखिर किन भौतिक तत्वों से हुई है, ब्रह्मांड क्या है, या आध्यात्मिक तरीके से इनका समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो इसे एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। और यह एपिस्टिम और लॉजी से होता है। एपिस्टाइम से का अर्थ होता है ज्ञान, लॉजी का अर्थ है विज्ञान। और एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान का विज्ञान। और इसमें 6 प्रमुख बातों पर चिंतन किया जाता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, क्या यथार्थ ज्ञान संभव है और कितने प्रकार का ज्ञान हो सकता है, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उपकरण क्या क्या प्रयोग में आते हैं, और सत्यता की परीक्षा संबंधी सिद्धांत क्या है। और इसके आगे यदि हम देखें तो ज्ञान मीमांसा के भी 3 प्रकार हैं, जैसे आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रागानुभव ज्ञान।
आगमनात्मक ज्ञान को देखें तो जॉन लॉक इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। जॉन लॉक ने आगमनात्मक ज्ञान की बातें कही है। आगमनात्मक का अर्थ होता है जो ज्ञान, वैसा ज्ञान जो हमारे अनुभव के निरीक्षण पर आधारित है। यह आगमनात्मक ज्ञान कहलाता है। हमारे निरीक्षण पर आधारित है, अर्थात हम जो निरीक्षण करते हैं फिर हम अपना उसके संदर्भ से एक निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ हम सीखते हैं। और जॉन लॉक ने आगमनात्मक ज्ञान के माध्यम से कहा है कि बालक का मन होता है एक कोरी पट्टी के समान होता है, वह खाली स्लेट होता है, आपने सुना होगा। और जैसे-जैसे जो उस पे लिखते जाइएगा, वो लिखाते जाएगा। तो वही वे लॉक कहते हैं कि बालक का मन जन्म के समय कोरी पट्टी की तरह होता है। उसे ज्यों-ज्यों अनुभव मिलते जाते हैं, उस पर लेखन होने लगता है। ज्ञान अनुभव में वृद्धि करते रहता है और सीखने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के अनुभव चाहिए। प्रयोगात्मक ज्ञान की बातें कहें तो स्पष्ट है, जो ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है और यह विचार अभ्यास में परिवर्तित करने का एक प्रयास होता है, उससे लोग सीखते हैं। और प्रयोगात्मक ज्ञान यह मानता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम यह समझें कि यह अनुभव से ही सीखी जाती है, बल्कि हम इसमें ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे आगमन विधि, जो एक कृत्य की भांति अनुभव को संतोषपूर्ण ढंग से आगे की ओर ले जाती है। और एक है प्रागानुभव ज्ञान, नॉलेज इज सेल्फ एविडेंट। यह इस सिद्धांत को दार्शनिक कांट ने दिया है और वे कहते हैं जब ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है, जब ज्ञान समझ लिया जाता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की निरीक्षण या अनुभव या किसी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। और सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए और वे सत्य अपने में स्पष्ट होते हैं, उस पे किसी तरह की कोई अन्य ज्ञान का आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे गणित का ज्ञान इसका एक प्रमुख उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। तीसरे प्रकार का है मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी, और यह मूल्य मीमांसा मूल्य की बात करता है, मूल्य शिक्षा की बात करती है और इसमें यह बताया जाता है क्या उचित है क्या अनुचित है। कुल मिलाकर कहें तो नैतिकता पर बल दिया जाता है। यह भी बताता है कि क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं है, क्या हमारे लिए उपयोगी क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्या हमारे लिए अनुकरणीय है और क्या अनुकरणीय नहीं है, क्या चीज़ हम अपना सकते हैं, क्या चीज़ हम त्याग सकते हैं। समाज में आदर्श जीवन चलाने के लिए व्यक्ति के लिए भी आदर्श होने चाहिए और उसमें आदर्श मानवीय मूल्य होने चाहिए, एक सामाजिक गुण होना चाहिए, उसे उत्तम चरित्र का होना चाहिए। और मूल्य मीमांसा शिक्षा के इसी उद्देश्य को आदर्श मानते हैं। वे आदर्श नैतिक चरित्र को एक आधार मानते हैं और इसी के तहत विवेकशील प्राणी बनने की भी अपेक्षा करते हैं। और मूल्य मीमांसा पाठ्यक्रम को एक ऐसी रूप देना चाहते हैं जिससे कि विद्यार्थियों में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का विकास हो और वे लगातार हर हमेशा सदाचार के मार्ग पर चले, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाए रखें और तार्किक तरीके से काम कर समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखें। और शिक्षक और विद्यार्थी जो ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों में संबंध कि सिर्फ भाषण दे दें और निर्देश कर दें, उसी से मूल्यों का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनका कहना है कि मूल्य की बात आचरण से भी बच्चे सीखते हैं और यह आचरण शिक्षक के व्यवहार में होना चाहिए। और विद्यार्थी ने किन मूल्यों को ग्रहण किया अथवा किन मूल्यों को ग्रहण नहीं किया है, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा पद्धतियाँ बनानी चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि तमाम प्रकार की नैतिकता, दक्षता, कुशलता का गुण हो, सबसे बड़ी कि उनमें मानवता का गुणों का विकास हो। उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के मानवीयता का होना ज़रूरी है।